गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में। 12th क्लास का लेसन है राजनीतिक संस्कृति, यूनिट 2 से लेसन ये सेकंड है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में और राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख तत्वों के बारे में बात की थी और राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया था। आज बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि जनता के मूल्य, विश्वास और कुशलता की राजनीति पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेषतर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। एक समाज में संस्कृति, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। कई अन्य उपागमों की तरह 1950 से 1960 के दशक में उभरे उपागम पर भी यूरोपीय केंद्रवादी अवधारणा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए स्थायित्व और अस्थायित्व के कारणों की खोज राजनीतिक संस्कृति उपागमों के माध्यम से करना शुरू किया है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था व इसकी पूर्व शर्तों पर विचार करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि क्योंकि वे दोनों विश्व युद्धों के बाद ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उदारवादी लोकतंत्र और संस्थाएं सुरक्षित रही है। जबकि बात करते हैं जर्मनी की, जबकि जर्मनी, स्पेन, इटली के संवैधानिक ढांचे पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। जर्मनी के अनुभवों ने इस तथ्य को निरर्थक साबित कर दिया कि जहाँ संवैधानिक ढांचे होंगे वहाँ धीरे धीरे उदार लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना में मददगार होंगे। 1950 और 1960 के दशक में तीसरी दुनिया में नवोदित देशों में संवैधानिक ढांचों का पतन इस बात का उदाहरण है कि लोकतांत्रिक प्रणाली मात्र उचित व उपयुक्त सामाजिक परिवेश में पनप सकती है और इस सामाजिक परिवेश में राजनीतिक संस्कृति के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अब तक जिन संस्थाओं सामाजिक आर्थिक तत्वों को पर्याप्त माना जाता है वे पूर्ण रूप से सिद्ध हुए हैं और इसी कारण राजनीतिक संस्कृति का उपागम एवं नवीन दृष्टिकोण से सांस्कृतिक तत्वों को अध्ययन करने का केंद्र बिंदु मानते हुए राजनीतिक के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी प्रकार 1963 में लिखित प्रसिद्ध रचना द सिविल कल्चर ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मेक्सिको में लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। विशेष रूप से एक और ब्रिटेन तथा अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी और इटली के राजनीतिक संस्कृति में अंतर का खुलासा किया गया है। आमंड और बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों में प्रतिमान समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में अपना राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्रशासकों कह सकता है। अन्य शब्दों में व्यक्ति अपने देश की सरकार में क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, उनके संचालन और उनकी भूमिका में किस प्रकार अपना योगदान देता है, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। क्या वह सरकार के सामने अपने आप को विवश करने को महसूस करता है, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ पहुँचाने में न्याय प्राप्ति के लिए भी वह आशा रखता है। क्या यह एक व्यक्ति किस प्रकार से समाज में क्या वह समझता है कि शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। सार रूप से व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक कार्रवाई के प्रति किस तरीके का है, वह राजनीतिक संस्कृति के द्वारा कैसे प्रभावित होता है। ये तो राजनीतिक और लोकतंत्र में अंतर किस प्रकार से होता है, हमने इसको समझा। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की हो सकती है। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण का आधार ये है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप से किस सीमा तक भाग लिया जा सकता है। इस आधार पर आमंड और बर्मा ने 3 प्रकार से राजनीतिक संस्कृतियाँ बतलाई है। पहली है संकीर्ण संस्कृति।
संकीर्ण संस्कृति, इसके अंतर्गत नागरिकों को संकीर्ण संस्कृति के अंतर्गत इसके अंतर्गत नागरिकों को ना तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है और ना ही वह अपनी राजनीतिक संस्कृति की समझ रखते हैं। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा, संकीर्ण जो सोच रखते हैं, यानी संकीर्ण संस्कृति से मतलब ये आशय यही है कि यहाँ इस प्रकार की जो संस्कृति है जिस देश में पाई जाती है उस देश के नागरिकों को ना तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है और ना ही वह राजनीतिक भूमिकाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं। दूसरी प्रकार की जो राजनीतिक संस्कृति है बर्बा के अनुसार इन्होंने यानी कि आमंड और बर्बा ने बताई है, वो है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। अधीन और प्रजाभावी संस्कृति क्या है? इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती, यानी कि उन्हें राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है कि देश में क्या किस प्रकार के मुद्दे हो रहे हैं, किस प्रकार ये तो होती है, लेकिन उन्हें राजनीतिक भूमिका की अदा नहीं होती है। ये तो थी अधीन और प्रजाभावी संस्कृति। आमंड और बर्बा ने तीसरी प्रकार की संस्कृति बताई है, वो क्या है? सहभागी संस्कृति। सहभागी यानी कि सहभागी, इसका आशय ये होता है इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और राजनीतिक भूमिकाओं की दोनों की समझ होती है। इस प्रकार की संस्कृति को हम कहते हैं सहभागी संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार तथा आनुभाविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार के राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया है, जिसमें फर्स्ट आप पढ़ते हैं वो है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था में आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आप किन किन देशों की राजनीतिक संस्कृतियों को पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों के सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्य वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति को अब इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं। इसी तरह दूसरी जो है बर्बा बताता है, बर्बा के अनुसार, आमंड और बर्बा के अनुसार महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। इस व्यवस्था में फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप संस्कृतियों और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियाँ भी दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार की जो संस्कृति है वो महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। यूरोप जो कंट्री है, यूरोप महाद्वीप है, उसमें जो देश हैं उन देशों की जो संस्कृति है वो इसी प्रकार की संस्कृति के कारण उत्पन्न हुई राजनीतिक संस्कृति आप पढ़ते हैं। तीसरी जो प्रकार की संस्कृति है वो आमंड और बर्बा के अनुसार गैर पश्चिमी और पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत आप पढ़ते हैं अब एशिया, अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहाँ औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में है। इस प्रकार की व्यवस्था जो आप पढ़ते हैं वो गैर पश्चिमी और पूर्व औद्योगिक व्यवस्था वाले देशों में पढ़ते हैं। चौथी जो प्रकार की बर्बा बताता है वो है सर्वाधिकार राजनीतिक व्यवस्था, सर्वाधिकारी राजनीतिक व्यवस्था। इसमें अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी, अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था होती है जहाँ विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती है। अधिनायकवादी जहाँ व्यवस्था होती है, अधिनायकवादी यानी कि किसी एक व्यक्ति को सर्वाधिक अधिकार दे दिए जाते हैं। ऐसे देशों में विपक्ष की संभावना बिल्कुल होती नहीं है, वहाँ पर विपक्ष को रखा नहीं जाता है और नहीं विरोध करने की संभावना होती है। अधिनायकवादी साम्राज्य इसी प्रकार के देशों को कहा जाता है, अधिनायकवादी साम्राज्य कहा जाता है। सर्वाधिकारवादी भी इसी प्रकार के अलोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। एशिया, अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही और चीन, उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश इसके अच्छे उदाहरण आप देख सकते हैं। साम्यवादी चीन इसका अच्छा उदाहरण है, हमारा पड़ोसी देश चीन इसी प्रकार की व्यवस्था का उदाहरण है। अफ्रीका के कुछ देश भी इसी प्रकार की व्यवस्था के उदाहरण हैं। इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति के अंतर से साफ किया जा सकता है कि इनके अतिरिक्त फाइनर ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर परिपक्व, विकसित और निम्न और न्यूनात्मक स्तरीय राजनीतिक संस्कृति की चर्चा की है। परिपक्व व सैन्य सत्ता की भूमिका न्यून होती है और बाकियों में क्रमशः बढ़ती जाती है। वाइसमैन के अनुसार, वाइसमैन ने 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियों संकुचित, पराधीन और सहभागी तथा 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियाँ यानी संकुचित, पराधीन, सहभागी और संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृतियों का वर्गीकरण किया है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में जन भागीदारों की दशा
की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर जन संस्कृति और अभिजनवादी संस्कृति में भेद किया जा सकता है। सामान्यतः आप ये देखते हैं और पाते हैं कि जन संस्कृति की अपेक्षाएं अभिजनवादी संस्कृति से भिन्न होती है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास सतत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती है, ये गतिशीलवादी सभ्यता है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती है क्योंकि सामाजिक परिवेश और राजनीतिक व्यवस्था स्वयं स्थिर नहीं होती है। राजनीतिक संस्कृति से व्यवस्था में राजनीतिक व्यवहार और तदनुसार राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता तय होती है। भारत में 1990 से पूर्व और इसके पश्चात राजनीतिक संस्कृति में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। आमंड और बर्बा के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जा सकता है और इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी लाया जा सकता है। उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी कि राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। आपने पिछले वाली वीडियो में राजनीतिक सामाजिकरण पढ़ा था, तो आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है वो क्या होता है। राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों और मनोभावों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थान, लोक संचार, हित समूह, राजनीतिक दल आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से आपने ये जाना। राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले तत्वों में आप देखते हैं व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थान, लोक संचार के साधन, हित समूह और राजनीतिक दल। ये महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यता और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बनाए ढांचे में ढल जाए, परंतु इससे राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता अवश्य बनी रहती है। साथ ही राजनीतिक प्रणाली के नए दबावों और तनावों को झेलने की सहनशीलता स्वतः ही विकसित हो जाती है। सामान्यतः राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, लेकिन यदि किसी देश की विशेष राजनीतिक संस्कृति और उपसंस्कृतियों में बटी हो तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता के अनुरूप ढालना अपरिहार्य हो जाता है। राजनीतिक संस्कृति का महत्व। राजनीतिक संस्कृति का क्या महत्व, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि राजनीतिक संस्कृति का महत्व। आमंड बर्बा आदि विचारकों ने इस उपागम को विकसित किया है। राजनीतिक संस्कृति के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत हुई है, तब से आप ये देखते और पाते हैं राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली में स्थिरता और अस्थिरता के कारण विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा है। राजनीतिक संस्कृति के अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थान न रहकर राजनीतिक समाज बन गया है। दूसरा, इस अवधारणा में राजनीतिक संस्कृति तत्वों के लिए विवश उनके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया गया है। तीसरा, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयास किया। चौथा, राजनीतिक संस्कृति उपागम में ये बताने का प्रयास किया जाता है कि क्योंकि विभिन्न राजनीतिक सामाजिक प्रकार की दशाएं ग्रहण करते रहते हैं। अच्छा, इस उपागम में राजनीतिक शास्त्र सूक्ष्म और वृष्टि उपागमों के मिलन से स्पष्ट किया जा सकता है। अब निष्कर्ष यानी कॉन्क्लूजन, यानी कि इसका जो क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में बात करते हैं। उपरोक्त समीक्षा के आधार पर राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण विचारधारा रही है। जब से आमंड और बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना को प्रस्तुत किया है, तब से उसकी ओर बिना दृष्टि डाले किसी भी देश की राजनीति या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, ये तो था आपका राजनीतिक संस्कृति के बारे में ये आपका लेसन। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा जो राजनीति के प्रति लोगों की धारणा और अभिवृत्तियों का नाम है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख विचारक
सिडबी बर्बा, आमंड और पावेल, एलन बॉल, ह्यूज और न्यूआउ, मिस्ट्रियम पाई आदि इसके प्रमुख विद्वान हैं। आमंड ने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राज्य व्यवस्था, पूर्वी औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी या अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो ठीक है, ये तो थे आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में भारत व पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में अंतर का मुख्य कारण क्या है, इसका आप बता सकते हैं। भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, या आप इसका तीसरा विकल्प देखते हैं राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक संस्कृति। एलन बॉल, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है वो आपको बताना है। एलन बॉल की जो पुस्तक, उसका क्या नाम है, उसका आपको नाम बताना है। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर है आप देख सकते हैं आधुनिक राजनीति और सरकार। निम्न में से कौन सा राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है, इस बात को बताना है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है इनमें से, यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो है, एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा लोगों की वेशभूषा, यानी कि इतिहास है ही राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण कार्य। इतिहास माना जाता है, सामाजिक आर्थिक परिवेश भी माना जाता है, औद्योगिक परिवेश भी माना जाता है। लोगों की वेशभूषा राजनीतिक संस्कृति का तत्व नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ ये शॉर्ट टाइप कुछ क्वेश्चन है, आप इनको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करने का प्रयास करना है। लघुत्तरात्मक प्रश्न इसी प्रकार से हैं, निबंधात्मक प्रश्न आप देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने राजनीतिक संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास किया। इस वीडियो में हमने राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात की, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में तुलनात्मक अध्ययन किया, राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों को हमने इस वीडियो में जाना, राजनीतिक संस्कृति और सामाजिकरण में अंतर को हमने स्पष्ट रूप से इस वीडियो में समझने का प्रयास किया, राजनीतिक संस्कृति का क्या महत्व होता है, ये सभी आप इस वीडियो में जान पाए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।